हेलो बच्चों, क्लास 11 की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग सरल आवर्त गति नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम इस चैप्टर के 4th लेक्चर में लेकर के आए हैं एसएचएम करते हुए, यानी सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की जो ऊर्जा होती है वो कैसे संरक्षित होती है, वो उसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहली चीज, सरल आवर्त गति का सबसे अच्छा एग्जांपल है झूले की गति या पेंडुलम की गति। वैसे झूले की गति दोलनी गति हो गई क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा ही हो जाता है आपका विस्थापन, ये सरल रेखा में नहीं हो पाता है ना, वो एक वक्र बन जाता है। तो एग्जांपल समझने के लिए झूले की गति बहुत बढ़िया है। ठीक, अगर विस्थापन छोटा हो तो बढ़िया है, लेकिन विस्थापन बड़ा है तो दोलन हो जाता है, वो एसएचएम नहीं आ पाता है, सरल रेखा नहीं बन पाती, वो वक्र बन जाता है। ये चीज होता है झूले की। तो झूले में देखेंगे तो पहले झूला अपनी साम्य स्थिति में, हम जैसे इस पर बाह्य बल लगाते हैं तो झूला अपनी स्थिति को छोड़ करके ऊपर जाता है। तो यहाँ कार्य हम कर रहे हैं, बाह्य बल लगा करके अगर कोई कार्य करेंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा में जाता है। कौन सी ऊर्जा में? स्थितिज ऊर्जा में। अगर कार्य हम करेंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा में जाएगा। और झूले को जब हम छोड़ देते हैं तो झूला अपनी अधिकतम कितनी विस्थापन तय करके, अधिकतम विस्थापन तय करके वो फिर से कहा जाता है, अंदर की ओर आ जाता है। अंदर की ओर लाता कौन है? एक अंदर की ओर प्रत्यानयन बल कार्य करता है। प्रत्यानयन बल होता है वो अंदर की ओर इसको खींचता है। ठीक है, वो अपनी साम्य स्थिति में उसको लाने का प्रयास करता है। बीच की स्थिति जो माध्य स्थिति थी उसी में उसको लाने का प्रयास करता है। अब काम कौन कर रहा है? हमने धक्का मारा, वो चला गया उधर, वहां कार्य तो हमने किया, वो स्थिति ऊर्जा में गई, लेकिन वो अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम दूरी पर पहुंच करके, अधिकतम विस्थापन पर पहुंच करके फिर से वापस आएगी। वापस आएगी तो वहां पर कार्य निकाय करेगा, और जब काम निकाय करता है तो गतिज ऊर्जा में जाता है। तो एसएचएम करता हुआ कोई कण हमेशा दो ऊर्जा उसके पास होती है। एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा और दूसरी गतिज ऊर्जा। एक को जब बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, प्रत्यानयन बल, यानी प्रत्यानयन बल के विरुद्ध जब कार्य किया जाएगा वो थी, और एक जब प्रत्यानयन की दिशा में कार्य होता होगा वो होती है गतिज ऊर्जा। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो एसएचएम करते हुए कण पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। ठीक, प्रत्यानयन बल यानी कि आप देखिए यहाँ पर हमने एक झूला ले लिया असेसमेंट के लिए, इसका द्रव्यमान है, हम इस पर बाह्य बल लगाए, बाह्य बल लगा करके इसको यहाँ से यहाँ पर ले आए, यहाँ पर ले आए। अभी ये वापस जाएगा, लेकिन हम कितना ला पाए हैं? y दूरी तक, y विस्थापन कर पाए, y विस्थापन किया। अब यहाँ से यहाँ तक लाया और जैसे ही छोड़ेंगे यहाँ पर एक ये इसकी माध्य स्थिति है, जी वाला जो बल होता है ये कण पर कार्य करेगा, इस कण को किधर लाएगा? यहाँ पर फिर से लाने का प्रयास करता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आ पाता है। जो हमने कार्य किया था उसकी जो ऊर्जा है वो उसको किधर ले जाएगी? ठीक, वो गतिज ऊर्जा होती है। तो ये वाला हमको निकाला, जब हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये जो प्रत्यानयन बल है वो किधर लगता है? अंदर, लेकिन हम विस्थापन किधर कर रहे हैं? बाहर। ये चीज याद रखिए, दोनों की दिशा विपरीत होती है। तो F बराबर m में होता है, m जो है ये इस कण का द्रव्यमान है, और एक है क्योंकि क्या है? त्वरण है। जाहिर सी बात है, ऊपर जाएगा तो ऊपर से आएगा वापस, तो उसका वेग बढ़ेगा, बढ़ेगा, ग्रेविटी उसको खींचेगी, फिर उसका वेग बढ़ेगा, तो त्वरण उत्पन्न होगा। भाई बल की बात है तो जाहिर सी बात त्वरण तो उत्पन्न होगा ही होगा। अगर किसी पर बल लगाएंगे तो वहां त्वरण उत्पन्न होता है, न्यूटन का गति नियम है। अगर हम त्वरण की वैल्यू यहाँ पर रखें जो कि पिछले डेरिवेशन की है, F बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, पहले m लिखते थे, m ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, और जहां अल्फा क्या है? त्वरण है, और इसकी वैल्यू आई थी माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, पिछले वीडियो में बताया था। ये हो गया बल। अब हम क्या करेंगे? छोटा सा कार्य करेंगे। यहाँ पर कौन सा कार्य करेंगे? छोटा सा कार्य, अल्पांश विस्थापन, अल्पांश विस्थापन करेंगे। टोटल विस्थापन वही हो रहा है, लेकिन हम छोटा सा हिस्सा, इसका छोटा सा हिस्सा, इसका छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा। अगर किसी की चीज को छोटा करना, आगे टी जोड़ दो बस, ये छोटा हो जाता है। तो इस y का छोटा अल्पांश क्या होगा? dy। तो अल्पांश विस्थापन, y विस्थापन है तो इसका अल्पांश विस्थापन dy में कृत कार्य, हमने कण को छोटा सा विस्थापन दिया, ठीक है, छोटा सा कृत कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अच्छा, बल किस ओर लग रहा है? अंदर की ओर। विस्थापन किधर लग रहा है? बाहर की ओर। तो ये कार्य किसका होगा?
जाहिर सी बात है माइनस का होगा। ये कार्य किसका होगा? जाहिर सी बात है भैया माइनस का होगा। भाई बल अंदर लग रहा है, विस्थापन की तरफ बाहर, तो कार्य तो माइनस ही होगा। ठीक, अगर हम यहाँ पर बल की वैल्यू डालें तो माइनस का बल की वैल्यू क्या है? ये माइनस और ये माइनस प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ पर कितना है? टी बल। ये हो गया छोटा सा कार्य। ऐसे ही अगले छोटे 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 अगले छोटे 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 इन छोटे छोटे कार्य को निकाल दो और इन छोटे छोटे कार्य को निकाल करके जोड़ दो, कुल कार्य पता चल जाएगा। यह एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। एक छोटा सा विस्थापन का कार्य निकालो और उसका कर दो समाकलन, आपको कुल कार्य मिल जाएगा। तो कुल कार्य अगर निकालना है, कुल कितना कार्य किया है, तो कुल कार्य के लिए हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे कुल कार्य हमारा जो W को निकालने के लिए हम छोटे से कार्य का क्या करेंगे? समाकलन। इस छोटे से कार्य का कर दो समाकलन, ये दोनों बच्चों का कर दो समाकलन, काम खत्म। सबसे आसान, कोई मतलब नहीं है, कोई झमेला नहीं। कुल कार्य निकालने के लिए दोनों बच्चों का हम क्या करें? अच्छा, कार्य भी छोटा होगा भाई, विस्थापन बड़ा होगा तो विस्थापन छोटा होगा तो कार्य भी तो छोटा होगा। छोटा ही तो कार्य आया है, यहाँ डी जरूर लिख दीजिएगा। डी मतलब जोड़ेंगे तो छोटा हो जाएगा, छोटा करने के लिए डी जोड़ेंगे। बराबर में इन सभी में ये कॉमन हो जाएगा। द्रव्यमान तो कॉमन ही है, ओमेगा तो ये दिया ही जाएगा, ये कॉमन रहे, मतलब कांस्टेंट। और यहाँ से क्या बचा अंदर? y इंटू डी वाई। अब यहाँ से हम करेंगे समाकलन वन। अच्छा, कार्य कहाँ से कहाँ तक हुआ? कार्य पहले जीरो से लगा करके W तक, और विस्थापन भी हम कहाँ से कर रहे हैं? जीरो से लगा करके y तक विस्थापन मिला है। टोटल विस्थापन हमने पहले से y नाम लिखा था, अल्फा का। ठीक, तो यहाँ पर dw वन आगे लिखा है, वन इंटू dw का समाकलन w होता है। अब लिमिट रखेंगे जीरो से w तक, और यहाँ पर क्या है? m ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर y की पावर 1, अब यहाँ समाकलन का फार्मूला लेंगे x की पावर n dx। अब यहाँ y लिखा गया है x, ठीक है, होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन जो पावर है उसको बटे में रख दो। यहाँ पावर कितनी? 1, n का मान 1, एक में 1 जोड़ेंगे तो 2, y की पावर 2, और जो पावर है वही बटे में, और बटे वाला हमने आगे कर दिया बाहर, कांस्टेंट है ना, इससे कोई मतलब तो है नहीं, तो इसको हमने आगे कर दिया। ये चीज हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ये हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा? तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही तो रूल है। अपर लिमिट माइनस लोअर वाली लिमिट, अपर लिमिट यानी W माइनस लोअर लिमिट कितना है? 0, बराबर इधर कितना है? बटे का 2 m ओमेगा स्क्वायर। अपर लिमिट यानी कि y की ऊपर वाली वैल्यू कितनी है? y स्क्वायर लगा दो स्क्वायर, माइनस y की नीचे वाली वैल्यू कितनी? 0 स्क्वायर लगा दो स्क्वायर। यहाँ से कितना है? w बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और इनटू में y स्क्वायर। ठीक, अब विस्थापन जितना बड़ा करेंगे कार्य उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा, ये सूत्र आप देख लीजिए। यहाँ से विस्थापन जितना बड़ा करेंगे आप, कार्य उतना ज्यादा करेगा। और ये कार्य क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, बाह्य बल के द्वारा हुआ, तो ये कार्य किसमें जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन मतलब डेल्टा यू, क्योंकि वो परिवर्तन माध्य स्थिति से हुआ है, तो ये हो जाएगा यू ही बचेगा। ठीक, अब बाह्य बल द्वारा कार्य हुआ तो फिर ये प्लस आएगा। अगर अंदर आंतरिक बल द्वारा कार्य होगा, ये एक खास चीज समझिए कि अगर ये कॉन्सेप्ट है, हम काम करेंगे तो ये प्लस करेगा, निकाय काम करेगा ये माइनस करेगा। समझिएगा, हम बाहर से बल लगाए तभी तो कार्य हुआ है, नहीं कैसे हो जाता? वही जगह कर रहा था बस। यहाँ पर ये चीज, ये जो आया है आपका, ये आपका W भी है, कितना आया है? स्थितिज ऊर्जा m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई आपकी गतिज ऊर्जा का फार्मूला, स्थितिज ऊर्जा का, सॉरी माफ, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हो गया। ठीक है भैया, ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब हम दूसरा, जब कण वापस आया, कहीं हमने विरुद्ध बल कार्य किया, इस बल के विरुद्ध भाई हमने कार्य किया, एक साम्य स्थिति है, ये वाला हमारा बल इसके बराबर हो गया, तो वही कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया।
अब जब कण वापस आएगा तो क्या यही रह पाएगा, ये दूर जाएगा, यहाँ लगेगी गतिज ऊर्जा। अब निकाय जब कार्य करेगा दूसरी नंबर की ऊर्जा गतिज ऊर्जा, विसर्जन करते हुए कण की गतिज ऊर्जा हेडिंग डाल लीजिएगा, विसर्जन करते हुए कण की गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सबसे सिंपल सा फार्मूला है, क्या फार्मूला भैया, गतिज ऊर्जा का 1/2 mv², इसको हम लिखते हैं किससे हैं, k से लिखते हैं, और ये होता है हाफ mv²। कण जब वापस आएगा तो उसका वेग भी तो कुछ होगा, कण का वेग कितना है v, और वेग हमने निकाल भी लिया था, कितना आया था वेग, वेग कितना आया था हमारे पास, v बराबर ओमेगा अंडर रूट a² माइनस y², ओमेगा अंडर रूट a² माइनस y²। पिछला वीडियो जो हमने डेरिवेशन किया था ये उसी का है, पिछला वीडियो जो हमने डेरिवेशन किया था ये उसी का ही है भैया, ठीक है। इतना भी अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो k की वैल्यू क्या बनेगी, हाफ m v का स्क्वायर करेंगे तो ये ओमेगा का स्क्वायर भी हो जाएगा, और अंडर रूट हट जाएगा भाई, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, अंदर क्या बचा a² माइनस v²। ये सच्चे में वेग का फार्मूला ये होता है। अब अंदर गुणा करा दीजिए, 1/2 m ओमेगा² इनटू a² माइनस 1/2 m ओमेगा² इनटू y²। ये हो गई कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा इतनी आ गई है, ये मिल गई गतिज ऊर्जा। अब आपको निकालना है कुल कितनी ऊर्जा, कुल ऊर्जा निकालने के लिए, कुल ऊर्जा निकालने के लिए हम करेंगे क्या, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा जो होगी एसएचएम की कुल ऊर्जा, एसएचएम में कण की जो कुल ऊर्जा होती है उसको हम कण की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कुल ऊर्जा ही मतलब क्या होती है, उस कण की यांत्रिक ऊर्जा है। यहाँ पर जो ऊर्जा होती है कहने का मतलब वो यांत्रिक ऊर्जा ही होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा मतलब इसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तो वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। अगर हम उसको ई नाम दे दें, अगर हम उसको ई नाम दे दें तो ई बराबर क्या होगा, दो ऊर्जा, एक तो स्थितिज ऊर्जा और दूसरी गतिज ऊर्जा। ऊर्जा नाम की कोई चीज नहीं होती है, चेंज इन एनर्जी नाम की चीज होती है, तो एनर्जी में कितना चेंज आया वो चीज होता है। तो यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, यू की वैल्यू हमारे पास 1/2 m ओमेगा² इनटू y² आया, ठीक है, और प्लस k की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1/2 m ओमेगा² इनटू में a² माइनस 1/2 m ओमेगा² इनटू में y²। अब सॉल्व करेंगे तो यहां से एक चीज देखेंगे, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट, तो भैया ऊर्जा कितनी बची, ऊर्जा बची आपके पास 1/2 m ओमेगा² इनटू a²। ये हो गई आपकी ऊर्जा, एसएचएम करते हुए कण की ऊर्जा का ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। अब एक खास चीज यहां से अगर आप देखेंगे तो महसूस करेंगे एक पॉइंट, भाई ये कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट, ओमेगा भी कांस्टेंट, तो E अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, a², यानी आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है ऊर्जा, यानी ऊर्जा स्वतंत्र है, वो केवल आयाम पर निर्भर करती है। कण जितना ज्यादा आयाम करेगा उसमें उतनी ही ऊर्जा आएगी, कण जितना ज्यादा अधिकतम विस्थापन लाएगा, अधिकतम विस्थापन ही आएगा, अधिकतम विस्थापन पर ऊर्जा अधिकतम ही होगी, कण में संचित ऊर्जा भी अधिकतम होगी। तो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो E है वो कांस्टेंट वैल्यू हो गई भाई, A भी तो कांस्टेंट है तो E भी क्या हो गया, कांस्टेंट। अगर E कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब एसएचएम करते हुए कण की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होने का मतलब यही है। और ये चीज हमने इसमें पहले भी पढ़ा था, एसएचएम अगर कोई कण कर रहा है तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा लगभग नियत होती है, बाहर अगर कोई हवा का प्रतिरोध ना, ठीक है। ये इतना डेरिवेशन था, इसका ग्राफ बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक अगर पढ़ ले इसके जस्ट बाद, वो आसान है, ये टॉपिक पढ़ने के बाद वो बहुत आसान हो जाएगा, और वो है सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का आवर्तकाल, उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, और फिर इसके अनुप्रयोग हमारे डेली लाइफ में क्या है वो चीजें पढ़ेंगे। तो यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट।